तो आज हम कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में दो मेन थिंकर्स हैं, हैरोल्ड कॉन्कलिन और टाइलर। ठीक है, ये टाइलर दूसरा है। ठीक है, वो टाइलर दूसरा था, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट वाला। ये 1950s में आता है, बहुत लेट है ये। ठीक है, वो मर भी चुका होगा अब तक। तो आज हम बेसिकली हैरोल्ड कॉन्कलिन की ही बात करेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है समथिंग दैट्स रिलेटेड टू माइंड साइकोलॉजी। ठीक है, दैट्स रिलेटेड टू माइंड एंड साइकोलॉजी। नाउ कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिंबल्स के थ्रू कल्चर को रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में ये कहता है कि माइंड के थ्रू आप कल्चर को रीड करो, कि इंसान के माइंड में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके बेसिस पे वो अपने कल्चर को कैसे परसीव कर रहा है या उनका कल्चर किस तरह से डेवलप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम कॉग्निटिव माइंड की ही बात करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे हम, तब तुमको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो, लास्ट जब हमने माइंड की बात करी थी तो तुम्हें याद होगा हमने स्ट्रक्चरलिस्ट लेवी स्ट्रॉस की बात करी थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चरलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, बट स्ट्रक्चरलिस्ट मटेरियल की बात बिल्कुल नहीं करते, और ये जो है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी वाले लोग ये मटेरियल की बात भी करते हैं और मेजरली माइंड की बात करते हैं। माइंड डेवलप्स मटेरियल, ये कहते हैं। ठीक है, और लेवाई स्ट्रॉस क्या कहता था कि कल्चर रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ द पीपल। ठीक है, ही वॉज टोटली ऑल अबाउट माइंड एंड साइकोलॉजी, बट हेयर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड मटीरियलिज्म। ठीक है, तो ये कह सकते हैं दीज कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहली बात तो ये सबसे लेटेस्ट जो स्टडी आई है एंथ्रोपोलॉजी की, लास्ट जो स्टडी है वो कॉग्निटिव वाले लोग ही हैं। तो ये स्टडी अराउंड 1950, 60s एंड 70s तक डेवलप हुई है पूरी तरह से। तो जब ये स्टार्ट हुई है तो ये 1950s में स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब देखो, अगर आप किसी को माइंड को रीड कर रहे हो, सबसे पहली बात तो हम बेसिक टेनेट्स पे आ जाते हैं। इसके बेसिक टेनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ यार, अगर मैं किसी के माइंड को रीड करना चाहती हूँ और उसके माइंड से मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये अपनी लाइफस्टाइल कैसे परसीव कर रहा है इंसान, या ओवरऑल लार्ज स्केल पे देखें तो कल्चर कैसे चल रहा है, तो भाई माइंड का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू गेट इन टू द अदर पर्सनस शूज़ टू रीड कि वॉट इज़ गोइंग इन हिज और हर माइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक एमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हाईली एमिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, एमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट यूनिक चीज़ यहाँ पे ये है इनके बेसिक टेनेट्स में, कि एमिक पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज इनका बहुत बड़ा मतलब वेपन है। लैंग्वेज बहुत बड़ा वेपन है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। कैसे? ये बोलते हैं कि भाई कल्चर रिसाइड्स इन लैंग्वेज ऑल्सो। अब इसका मैं तुम्हें अगर समझाने के लिए, तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनाने के लिए एग्जांपल दूँ, तो तुम थोड़ा सा इसको सोच के देखो कि यार अगर कोई इंसान लेट्स से कि राजस्थान से है, ठीक है, और उसकी राजस्थानी लैंग्वेज है कोई, ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज है। जब इंसान कोई एक सेकेंड जब इंसान कोई राजस्थान से है और राजस्थानी लैंग्वेज है, ठीक है, तुमने ये नोटिस किया होगा जब लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनका थोड़ा सा रवैया डिफरेंट होता है। और लेट्स से कि मैं बाइलिंगुअल हूँ, मेरे को राजस्थानी भी आती है और मेरे को इंग्लिश भी आती है, तो शायद से जब मैं राजस्थानी अपनी कोर राजस्थानी लैंग्वेज में बात करूँगी तो मेरा बिहेव करने का रवैया अलग होगा, रादर दैन कि जब मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो मेरा इंग्लिश में बिहेवियर भी मेरा डिफरेंट हो जाएगा। उसी तरह से लेट्स से कि एक राजस्थानी इंसान हो गया,
एक इंसान बिहार से है, ऑब्वियसली उसकी बिहारी लैंग्वेज होगी, बिहारी लैंग्वेज में बिहारी कल्चर छुपा हुआ होगा, ठीक है। और इसी बात को एक्सपैंड करके कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि दैट linguistics are very important to read someone's culture. Linguistics, language and behavior, ये कहते हैं behavior are interlinked, ठीक है। language and behavior are interlinked, they are closely aligned to psychological investigations, ठीक है। तो they are influenced by बोअस का culture relativism also और structuralism also, ठीक है। अब और ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके एक बेसिक टेनेट में ये है कि देयर एग्जिस्ट साइकिक यूनिटी, दैट ऑल माइंड्स आर ऑलमोस्ट सेम ओनली, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इकोलॉजी को यहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं। इकोलॉजी मतलब कि कैसा उनका इन्वायरमेंट है, कैसी उनकी जोग्राफी है, कैसी उनकी इकोलॉजी है, उसके बेसिस पे उनका कल्चर भी डिसाइड होगा। अब ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरी पार्ट, इसको बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर पिक्चर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं केस स्टडी पे लेकर जाती हूँ तुम्हें, ठीक है। इनकी एक केस स्टडी है, ठीक है। रुको, इससे पहले मैं तुम्हें सैपर-वॉर्फ बता देती हूँ। इनका इन्फ्लुएंस सैपर-वॉर्फ ये दो लोग हैं, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है कि हाउ लैंग्वेज शेप्स पीपल्स परसेप्शंस। तुमने ये एक गुफा में हाथी की कहानी सुनी है? एक गुफा के अंदर, काली गुफा के अंदर हाथी की कहानी, या फिर यार इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक हाथी को अगर लेट्स से, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सैपर-वॉर्फ की थ्योरी यही है, ठीक है। मतलब ये एनालॉजी है एक, कि एक हाथी को लेट्स से कि 4 लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, 4 ब्लाइंड पीपल, अगर इनको आप छोड़ दो एक एक जगह पे हाथी के अराउंड और टच करने के लिए बोलो, तो आप उनको पूछो कि ये क्या है। अब कोई इंसान सूंड को टच करके बोलेगा कि ये तो कोई ऐसा लग रहा है कि किसी पेड़ की डाल की तरह कुछ चीज़ है, या कोई ऐसा सपोज़ करो कि सांप जैसा जानवर है, वो कोई ऐसा ही व्यू देगा। इसके पैर के पास जो इंसान खड़ा होगा वो कोई अलग व्यू देगा कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है, क्योंकि इसका ट्रंक के बराबर का तो पैर ही होता है, बहुत मोटा पैर होता है, ठीक है। उसी तरह से कोई पूंछ के पास खड़ा होगा तो बोलेगा कि ये तो किसी घोड़े की पूंछ है, या फिर किसी घोड़े के बाल हैं, या फिर इस तरह से कोई 4 ब्लाइंड लोग 4 अपना परसेप्शन देंगे। उसी तरह से वो ये बोलता है कि 4 लोगों की जब 4 अलग लैंग्वेजेस है ना, तो उनके अलग बिहेवियर्स भी होंगे, ठीक है। ये इसने बोला है कि ही emphasizes on the rules of behavior, not the behavior itself। बोलता है कि लैंग्वेज डिटरमाइंस द रूल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अब देखो इसकी ना एक, हाँ, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम आज कॉन्क्लेन को पढ़ेंगे। इसका पहला जो थिंकर है हैरोल्ड कॉन्क्लेन है, हैरोल्ड कॉन्क्लेन। इसके वर्क्स देख लेते हैं कि व्हाट वर हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। इसने सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी करी है फिलीपींस तुम्हें पता है कहाँ पर है? फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ ईस्ट फिलीपींस की लोकेशन है समवेयर नियर दैट एरिया, जावा, बाली, थाईलैंड, जावा, बाली, और इधर आगे जाके कहीं फिलीपींस आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ट्राइब है हनूनू ट्राइब, ठीक है, हनूनू ट्राइब, ठीक है। हनूनू ट्राइब वो के ऊपर इन्होंने स्टडी करी है। इनकी ये 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। हनूनू के ऊपर इन्होंने कुछ एसेज भी लिखे हैं और एक ये बुक भी लिखी है, हनूनू कलर कैटेगरीज, और ये एथनोजियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। इन दोनों में ये क्या कर रहे हैं, एथनोजीनियोलॉजिकल मेथड में इन्होंने किनशिप दिखाया है कि किस तरह से
किनशिप के जो टर्म्स हैं या किनशिप के रिलेशनशिप्स हैं, हमारे रिलेटिव्स के या किनशिप के रिलेशनशिप्स हैं, वो कल्चर वाइज डिसाइड होते हैं, ठीक है। और कल्चर पे किस तरह से डिपेंड करता है वो, और किस तरह से वो कल्चर में भी कैसे आता है, माइंड से आता है, माइंड से कल्चर में आता है, ठीक है। और इधर इन्होंने बताया हुआ है कि कलर का कैटेगराइजेशन, यहाँ पे किनशिप का कैटेगराइजेशन बताया हुआ है, यहाँ पे कलर का कैटेगराइजेशन आता है। कलर का कैटेगराइजेशन किस तरह से माइंड से कल्चर में आया है, ठीक है। तो ये बोलते हैं अ कल्चर इज़ अ कॉग्निटिव पैटर्न। देखो, कल्चर इज़ अ कॉग्निटिव पैटर्न मतलब ऑल रिलेटेड टू द माइंड, ठीक है। दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र होती है, और किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज के थ्रू कल्चर ट्रांसमिट होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो, इनकी ये केस स्टडी रीड करते हैं हम फिलीपींस की, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब फिलीपींस में एक ट्राइब है हनूनू, ठीक है। हनूनू जो ट्राइब है, देखो पहली बात तो ये फिलीपींस जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ पे जहाँ पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे मोर देन 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, सिवियर रेनफॉल होती है, पूरे साल रेनफॉल होती है, ठीक है। तो 90% टाइम्स ऑफ द ईयर यहाँ पे ग्रीनरी रहती है, ठीक है। और ग्रीनरी रहती है। कभी कभी अगर बारिश कम पड़ गई या सूखा रह गया, ऐसा बहुत रेयर ही होता है, बट होता है ऑब्वियसली। ऐसे फेजेस भी आते होंगे सीज़न के टाइम पर, ठीक है। तो जो ये बोलते हैं कि ये बोलता है कि देखो इंसान के दिमाग में, माइंड में एक स्ट्रक्चर भी कब क्रिएट होगा? माइंड में एक स्ट्रक्चर भी तभी क्रिएट होगा ना जब वो कुछ एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस करेगा, और एक्सपीरियंस कहाँ से करेगा? अपने आसपास की इकोलॉजी से, कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। इसका जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो, जैसे लड़कियों और लड़कों में बहुत, मतलब रॉ एग्जांपल मैं तुम्हें दे रही हूँ। लड़कियों को हो सकता है पिंक कलर के भी 36 शेड्स पता होंगे, ठीक है। दिस इज़ बेबी पिंक, दिस इज़ लाइट पिंक, दिस इज़ फूशिया पिंक, दिस इज़ ब्ला पिंक एंड दिस इज़ दैट पिंक। लड़कों को शायद से कलर पिंक ही नहीं पता होगा, या फिर पता भी होगा तो सिर्फ एक पिंक कलर पता होगा, ठीक है। एंड इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि लड़कियों का उस चीज़ में मेंटल स्ट्रक्चर बना होता है दैट व्हाट कलर इज़ गोइंग टू बी सूटेड इन ऑन माई बॉडी और ऑन माई फीट और वट एवर, ठीक है। वो उनका एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। बट सिंस मैन आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पिंक कलर, दे डोंट फाइंड दिस पिंक कलर इम्पॉर्टेंट इनफ, तो उनको पता ही नहीं है कि भाई पिंक के क्या शेड्स होते हैं, एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। उसी तरह से जो ये हनूनू ट्राइब है ना, ये कलर को डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है। और ये कलर को डिस्टिंग्विश किस में कर रही है? ड्राइनेस एंड वेटनेस के बेसिस पे। जब तुम ये सोचो, इसको थोड़ा सा इनके पर्सपेक्टिव से सोच के देखो। ये जंगल में रह रहे हैं लोग, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, ठीक है। और इनके यहाँ पे जब वेट माहौल होता होगा, मतलब बारिश अच्छी हो रही है, वेटनेस है अच्छे से, ज़मीन पे वेटनेस है, और इन मॉइस्चर है हवा में या फिर बादलों में, या फिर लेट्स से कि पेड़ों पे अच्छा सा मतलब पानी वानी आ चुका है, तो उस पर क्या कलर्स होंगे? वेट कलर्स आर ऑल, जैसे कि ग्रीन कलर या फिर येलो कलर, क्योंकि बारिश होती है तो ऑब्वियसली हर चीज़ हरी भरी हो जाती है। ग्रीन कलर, ब्राउन कलर क्योंकि ज़मीन मिट्टी ब्राउन हो जाती है, लाइट ब्राउन टाइप की। ये सारे शेड्स जो भी है ना, जो वेटनेस से रिलेटेड है, ये इनको इन्होंने एक कैटेगरी दे दी, जिसको ये बोल दिया इन्होंने
मालाटे, इनकी लैंग्वेज का वर्ड है ये, ठीक है। तो ये बोलते हैं मालाटे। उसी तरह से ड्राई वर्ड्स को ये बोलते हैं मारारा, मारारा, मालाटे और मारारा। ड्राइनेस में दूसरे कलर्स आ गए, जिसमें बारिश नहीं होती होगी उस टाइम पे, तो किस टाइप के कलर्स दिखते होंगे, ठीक है। ऑरेंज, लाइट येलो, या फिर रेड, लाल कलर की हो सकता है, मिट्टी हो जाती होगी, या लाल कलर के पत्ते हो जाते होंगे उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे देखो कि इनके माइंड में स्ट्रक्चर कहाँ से बना। इनके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना कि ये आसपास में अपने कहाँ पे देख रहे हैं, इकोलॉजी में, ठीक है। अब इकोलॉजी से बना, प्लस उनकी लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उसके बेसिस पे एक कल्चर डेवलप हो गया कि भाई यहाँ पे इनको कलर डिफरेंशिएट करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए कलर डिफरेंशिएट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए इम्पॉर्टेंट है वेदर देयर एनवायरनमेंट इज़ वेट और ड्राई, ठीक है। इसी तरह से ये लोग एक तो ये वेटनेस और ड्राइनेस के बेसिस पे कलर डिफरेंशिएट करते हैं, और एक डिफरेंशिएट करते हैं अबंडेंस की। भाई अब हमारे पास ऑब्वियसली कहीं वेटनेस होती होगी तो अबंडेंस भी होती होगी। अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब कि पेड़ों पे सही फल फूल रहे हैं, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग अच्छे से हो रही है, या फिर लैक ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस में ये सारे डार्क शेड्स डाल देते हैं, जैसे कि ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। और यहाँ पे सारे लाइट शेड्स डाल देते हैं, वाइट। तो ये इसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दे दिया माँ बीरू एंड माँ लागती, ठीक है। ये समझ में आया कि किस तरह से इन्होंने इनकी लैंग्वेज ने इनका बिहेवियर डिसाइड किया, और इनकी लैंग्वेज से ही इनका कल्चर डिसाइड हो रहा है। समझ में आया? हाँ, ठीक है। देखो, देयर इकोलॉजी एंड कल्चर मेड देयर माइंड्स परसीव कलर्स इन सेम मैनर, ठीक है। हमें क्यों पता है, क्योंकि भाई अलग अलग टाइप्स के कलर्स होते हैं, क्योंकि हमने शायद से ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, हमने साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन इन लोगों ने तो कोई ज्योग्राफी और साइंस नहीं पढ़ी हुई ना। ये इनका माइंड तो वैसे ही डिसाइड होगा, वैसे ही वर्क करेगा, जैसा बस इनकी आसपास की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट इन्हें परसीव कराएगा, ठीक है। वैसे ही उसी तरह से ना एक इंडिया में ट्राइब होती है, ये मैंने शायद से आगे लिखा होगा। एक इंडिया में ट्राइब होती है, एक सेकंड में देख लेती हूँ, ये केस स्टडी में लिखी है कि नहीं लिखी। नहीं, तो इंडिया में एक ट्राइब है कोया करके, ठीक है। ये केस स्टडी भी किसी ने करी है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट इसका मैं तुम्हें समझाने के लिए एक सिग्निफिकेंस दे देती हूँ। ये देखो, जो कोया ट्राइब है, ये क्या करते हैं कि ये सबको, चाहे फॉग हो, चाहे स्नो हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे मिस्ट हो, सबको एक ही नाम दे देते हैं, मानुको। मानुको क्यों? क्योंकि भाई इनके लिए स्नोफॉल में और रेनफॉल में फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया में ज़्यादा स्नोफॉल होती ही नहीं है। स्नोफॉल वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूएस पीपल, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल अलग टाइम में होती है, रेनफॉल अलग टाइम पे होती है, अलग जोग्राफीज़ में होती है। तो इसीलिए इनको जब इस चीज़ की सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो इन्होंने सबको एक ही टर्मिनोलॉजी दे दी, मानू को, ठीक है। इस तरह से ये इनकी लिंग्विस्टिक्स की स्टडी भी हो गई हमारी, ठीक है। अब उसी तरह से कॉन्क्लेन ये कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कलर्स डिसाइड हुए हैं ना, कलर्स का क्लासिफिकेशन डिसाइड हुआ है, उसी तरह से किनशिप्स का क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है। किनशिप का क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है, देखो, अब हमारी लेट्स से कि जो हमारी सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी लेट्स से बोलो, तो हमारे यहाँ पे सबको अलग नाम दिए हुए हैं। मामा अलग है, चाचा अलग है, ताऊ अलग है, ठीक है, ताऊ ताया जो भी होते हैं, ठीक है, मौसा अलग है, फूफा अलग है, ठीक है। ये सब लोग अलग अलग हैं, सबको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। क्यों?
क्योंकि भाई हमारी सोसाइटी में इन सब के रोल्स डिफाइंड है, सबके अपने अपने रोल्स हैं। शादी होगी तो शायद से किसी की शादी होगी तो मामा का रोल अलग होगा, चाचा का रोल अलग होगा, ताऊ का रोल अलग होगा, एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, उसी तरह से लाइफ में 36 चीज़ें होती हैं और 36 रोल होते हैं सबके। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे रोल सबके अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे हमने किनशिप का ऐसा क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी सोसाइटी में इतना ज़्यादा डाइवर्स रोल होंगे ही नहीं, डाइवर्स रोल नहीं होंगे, ठीक है, सिंपल सोसाइटी होगी, तो क्या पता वो सारे मेल्स को पापा बोलें, सारी फीमेल्स को मम्मी बोलें। ठीक है, ऐसी भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है, दिस अल्टीमेटली व्हाट वी गेट टू द कंक्लूजन हेयर इज कि दैट लैंग्वेज comes from the mind, and what mind decides depends on your environment. ठीक है, your environment and your ecology, all the factors. ठीक है, ये हो गया हमारा कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का हैरोल्ड कॉन्कलिन का पार्ट ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये देख लो, जो भी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये बोलते हैं कि हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, नियो एथनोग्राफी लेकर आए हैं और एथनो साइंस लेकर आए हैं। एथनो साइंस का मतलब ये है कि हम सारी एथनिसिटी को, जो भी हम स्टडी करेंगे, सारी एथनिसिटी को बहुत साइंटिफिक मैनर में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने हनूनू को इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेट किया है, अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट वाई दे आर डिसाइडिंग दीज कलर्स, क्लासिफाइंग दीज कलर्स ओनली इनटू 2 कैटेगरीज, वेट एंड ड्राई। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि वी आर एथनो साइंटिस्ट एंड वी आर नियो एथनोग्राफिक। नियो मीन्स नथिंग बट न्यू। बोल रहा है कि हमारी नई टाइप की एथनोग्राफी होती है बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैथोडोलॉजी। भाई हम क्वेश्चनर्स भी यूज़ करते हैं, कहीं पर जाते हैं तो हम उनकी लैंग्वेजेस भी रीड कर रहे हैं। ऑल्दो लैंग्वेज पहले मैंने तुम्हें बताया था मैलिनोव्स्की ने रीड करी थी। मैलिनोव्स्की वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ट्राइब की लैंग्वेज सीखी थी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को प्रमोट किया था। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के साथ याद रखना, दैट दे कॉल देमसेल्व्स एथनो साइंटिस्ट एंड नियो एथनोग्राफर्स। ठीक है, एंड हैरोल्ड कॉन्कलिन वाज एन अमेरिकन गाय, ये ध्यान रख लेना। तो एक बार हैरोल्ड कॉन्कलिन को रीड कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। हैरोल्ड कॉन्कलिन को रीड कर लेना, और ये है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक्स, ये है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक्स। सैपर-वॉर्फ से ये इन्फ्लुएंस्ड है, ये ध्यान रखना। ये हैरोल्ड कॉन्कलिन के बेसिक्स कि कॉन्कलिन क्या क्या कहता है। ठीक है, ये रीड कर लेना। कल हम टाइलर पर आएंगे।